कहानी एक प्राचीन पांडुलिपि की एक पंक्ति से शुरू होती है जिस पर लिखा था, जलपरी जाति के लोग मरने पर एक लाल मोती छोड़ जाते हैं। लेकिन जब उस देश के राजा को ये पता चला कि ये मोतियाँ मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकती हैं और अमर जीवन प्रदान कर सकता है, इसलिए उस राजा ने मरमेड का अंधाधुंध हत्या करना शुरू कर दिया। इस तरह उस युद्ध की शुरुआत हुई जिसे बाद में महान समुद्री हत्या के नाम से जाना गया। मरमेड लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखे जब तक कि एक मरमेड की मौत और आखिरी शब्दों ने युद्ध को खत्म नहीं कर दिया। प्लीज इंसानों पर दया कीजिए और इस युद्ध को खत्म कर दीजिए। ये समुद्र के राजा की अंतिम इच्छा थी, जो तट पर गए और मौत के बाद ठंडे होकर लौटे। अपने पति की मौत से क्रोधित होकर समुद्र की रानी ने धरती के शाही परिवार पर एक क्रूर अभिशाप डाल दिया। अब युद्ध समाप्त होने के 100 साल बाद भी स्योंगजोंग के शासनकाल के 20वें साल में शाही वंश पर लगा अभिशाप उन्हें सताना जारी रखता है। अपने टैलेंट के लिए मशहूर यंग क्राउन प्रिंस प्रतिशोधी आत्माओं के सताए जाने पर और उनसे पीड़ित होकर अपनी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति दोनों खो बैठे। अंत में श्राप को थोड़ा कम करने की कोशिश में उसे समुद्र के तट के एक मंदिर में सेहत के सुधार के लिए भेज दिया गया और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। अब 12 साल बाद वो छोटा सा क्राउन प्रिंस जिसका नाम वुक है, वो बड़ा हो चुका था और किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। तो वहीं बाहर 2 आदमी बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है, मैंने वो अफवाह सुनी थी लेकिन वो सच में थकता नहीं है ना? तो शायद वो अफवाह सच हो। दूसरा पूछता है, कौन सी अफवाह? पहला वाला आदमी कहता है, वो किस्से जिनमें उसके भूतों को देखने और आवाजें सुनने की बात कही गई है। दूसरा हैरान होते हुए कहता है, क्या ये सच है? पहला वाला कहता है, जाहिर तौर पर उससे जानने वाला हर कोई यही कहता है। पिछली बार द्योक्साम का हाथ भी यही टूट गया था। दूसरा वाला कहता है, अरे नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी अचानक से वो उनके सामने आ जाता है और पूछता है, क्या उसका हाथ ठीक हो गया है? वो को अपने सामने देखते ही वो दोनों डर के मारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एक तो घबराते हुए कहता है, यार हाइनेस, बात ये है कि वो खसते हुए कहता है, हा, अरे क्या हुआ, बोलो ना, अगर तुम्हारा बड़ा मुंह अभी भी चलता है। और गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहता है, चकनाचूर होने के बाद भी। ये सुनते ही वो आदमी घबराते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। तभी वो को कुछ होने लगता है। उसके शरीर से काली सी धुएं जैसी चीज बाहर निकलती है। ये देखते ही वो आदमी भी घबराते हुए कहता है, यो हाइनेस, अब ठीक तो है ना? वो सोचता है, मेरा सर घूम रहा है। तभी उसे उसकी माँ की आवाज आती है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। उसकी माँ उसे बुलाती है और उसका पीछा करते करते जंगल के रास्ते एक पहाड़ी के चोटी पर पहुंच जाता है। अचानक उसकी माँ एक डार्क स्पिरिट पर बदल जाती है जो उसे अपने पास बुलाती है। वो को होश नहीं होता क्योंकि उसे हेलुसिनेशन हो रहा था। इसी वजह से वो पहाड़ी की चोटी से सीधा जाकर समुद्र में गिर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र के अंदर हमें 2 मरमेड्स को दिखाया जाता है, जिनमें से जिसका हरा बाल है उसका नाम है युनसो और दूसरा है एरिक। एरिक युनसो से पूछता है, क्या तुम्हें सच में वहाँ जाना है? युनसो कहता है, तुम जानते हो ना कि मैं कितने लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। युनसो वरीड होते हुए एरिक से कहता है, किसी को पता मत चलने देना कि तुम एक मरमेड हो और कपड़े अच्छी तरह से पहनना। वादा करो कि तुम 4 दिनों में लौट आओगे। अब एरिक युनसो को एक मेडिसिन देते हुए कहता है, हाँ ठीक है, ये लो, ये वो मेडिसिन है जो तुमने मंगवाया था। एक बार तुम्हारे पैर आ गए तो तुम नहीं तैर पाओगे, तो ये पक्का कर लेना कि जब तुम समुद्र के किनारे में हो तभी इसे पीना। और तुम्हारे बाल का रंग ये लो, इसके लिए ये काफी है। इंसान जो धरती पर रहते हैं उन सबके काले बाल होते हैं। युनसो कहता है, क्या ऐसी बात है? वाह, ये तो बढ़िया है। लेकिन जैसे ही एरिक युनसो को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है और अचानक कहता है, वैसे इंसानों के आसपास सावधान रहना और उनसे बिल्कुल घुलना मिलना मत। युनसो खुश होते हुए कहता है, ठीक है, मैं बस आसपास देखूंगा, ना ही तो मैं किसी चीज का पीछा करूंगा और ना ही तो किसी इंसान का। एरिक कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। युनसो कहता है, हाँ। नेक्स्ट सीन में युनसो तैरते हुए किनारे की ओर जा रहा होता है और सोचता है, हाँ, मैं सोच रहा हूँ
कि धरती पे जो लोग रहते हैं वो कैसे होते होंगे। कहते हैं कि इंसान अपने शरीर को तरह तरह के रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। क्या जमीन पर रहने वाले सभी लोग इतने फैशनेबल होते हैं? मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ उन लोगों से मिलने का। वो खूबसूरत इंसान जो वहाँ है वो वुक होता है, जिसे देखते ही युनसो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ क्या एक इंसान? युनसो तुरंत वुक को पकड़ लेता है और उसे देखते हुए कहता है, पास से तो ये और भी ज्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो पैनिक करते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो सांस नहीं ले रहा है। अरे हाँ, ये तो अभी भी पानी के अंदर ही है। तभी वो देखता है कि वुक के मुंह से कुछ काली सी धुएं जैसी चीज बाहर निकल रही है। युनसो हैरान होते हुए सोचता है, क्या ये श्राप है? इसके शरीर के अंदर तो एक आत्मा है। अब मैं क्या करूं? किनारा अभी भी काफी दूर है। एरिक ने कहा था कि मुझे इंसानों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे इस तरह मरने नहीं दे सकता। अगर मैं उसे अपना खून दूं तो मैं उस आत्मा को बाहर निकाल सकता हूँ। तभी युनसो अपनी लिप को बाइट करता है और वुक को किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो वुक को समुद्र के बाहर ले आता है और सैर होते हुए कहता है, धरती पर मेरी पहली यात्रा कितनी गड़बड़ और निराशाजनक रही। अरे वाह, ये तो पानी के बाहर बहुत भारी हो गया है। अब वो उसे लेटा देता है और हैरान होते हुए कहता है, लेकिन इतना शक्तिशाली श्राप कोई साधारण इंसान सहन नहीं कर सकता। और वो को देखते हुए सोचता है, ये डेफिनेटली कोई साधारण इंसान तो नहीं है। किसी इंसान को इतने करीब से देखना कितना रोमांचक होता है। शायद बस थोड़ा सा छूना ही काफी हो। उसका श्राप लगभग खत्म हो चुका है। ये सोचते हुए वो वुक को छूता है और कहता है, इसकी पलकें बहुत लंबी हैं। तभी अचानक वुक अपनी आंखें खोल लेता है और अपने सामने किसी अजनबी को देखकर वो उसके बालों को खींच लेता है। वुक शॉक्ड होते हुए युनसो से पूछता है, तुम कौन हो? युनसो घबराते हुए सोचता है, अचानक ये इस तरह से बिहेव क्यों करने लगा है, और कहता है, ओह मुझे जाने दो, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही वुक युनसो की आंखें देखता है वो कहता है, हाँ रुको जरा, नीली आंखें। हाँ, ये सुनते ही युनसो घबरा जाता है और एरिक की बातों को याद करता है और सोचता है, मैं उसे पता चलने नहीं दे सकता कि मैं एक मरमेड हूँ। अब मैं क्या करूँ? और कहता है, मैं वो और फिर से सोचता है, शांत हो जाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं उसे समझा सकता हूँ। इससे पहले युनसो कुछ कहता तभी पीछे से कोई वुक को बुलाता है। वो उसी का आदमी होता है। वो उसके पास आता है और वरीड होते हुए उसे कहता है, योर हाइनेस, आप ठीक तो है ना? हमने हर जगह आपकी तलाशी की और आप वापस भी नहीं लौटे। वो कहता है, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। वो आदमी हैरान होते हुए वुक से पूछता है, लेकिन ये कौन है? वो कहता है, जब मैं होश में आया तो ये मेरे सामने था। इसकी मौजूदगी सस्पिशियस लग रही थी, इसलिए मैंने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन कुछ तो अजीब है। मुझे बचपन से ही बताया गया था कि सिर्फ परिश्रमी लोग या मरमेड की ही नीली आंखें होती हैं, लेकिन ये जोशन युग में जन्मा है। और उस आदमी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है गोशन? गोशन इंसु को देखकर हैरान था और कंफ्यूज भी, और कहता है, मुझे विश्वास है कि एक मरमेड है। ये सुनते ही युनसो पैनिक करते हुए कहता है, मैं जेजू मोक से गो युंग ओ हूँ और ये आंखें मुझे मेरे दादाजी से विरासत में मिली हैं, जो जोशन से आए एक मिशनरी थे। मैं आपको अपने परिचय पत्र भी दिखा सकता हूँ जो यही है। तभी वो कहता है, गोसन युनसो को देखते हुए घबराते हुए सोचता है, वो सच में एक मरमेड है। उसके बारे में कुछ तो राज छुपा हुआ है। गहराइयों में डूबा हुआ एक अद्भुत धर्म लाखों करोड़ों युगों में भी इसका मिलना मुश्किल है। अब जब मैं यहाँ इसे देख, ग्रहण और धारण कर पा रहा हूँ तो क्या मैं तथागत के सच्चे अर्थ को समझ पाऊंगा? ये सोचते हुए गोसन एक जादू करता है जिससे युनसो के बाल पहले की तरह हरे हो जाते हैं। ये देखते ही युनसो शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो सच में एक मरमेड है। आज का दिन तो कितना मजेदार है।
एक मरमेड ने खुद को सीधे सीधे मौत के हवाले कर दिया है। युनसु घबराते हुए सोचता है, नहीं, ये तो बहुत बुरा है। अगर मुझे इस तरह से ले जाया गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह भागना होगा। युनसु ये सोच ही रहा था कि तभी वो उसे जमीन पर फेंक देता है और कहता है, मुझे इस वक्त तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इसलिए अभी मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। गोसन, इसे मेरे कमरे में ले चलो। युनसु हैरान होते हुए सोचता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इस जादू को तोड़ना ही होगा। तभी गोसन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ये कहते हुए कुछ ऐसा करता है जिससे कि युनसु बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युनसु समुद्र के अंदर होता है और किसी इंसान को बचा रहा होता है। उस इंसान को देखते ही युनसु हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, ये जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये सपना है? वही बच्चा जो पहले था। तभी वो इंसान युनसु के चेहरे को छूता है। ये देखकर युनसु शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो घबराते हुए सोचता है, हाँ, एक सपना, ये एक सपना था। मैंने उसे इतने लंबे समय से नहीं देखा था। और हैरान होते हुए कहता है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? तभी युन कहता है, तुम फाइनली जाग गए। युन को अपने सामने देखकर युनसु शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए सोचता है, हाँ, ये तो वही पहले वाला आदमी है। अब मैं क्या करूँ? तभी वो कहता है, मुझे तुमसे कई सवाल पूछने हैं। तुम समुद्र के बाहर क्यों आए? ये सुनते ही युनसु घबराते हुए सोचता है, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ, वो निशान। तभी वो पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन युनसु उस निशान को देखते ही हैरान होते हुए सोचता है, ये तो वही निशान है जो उस बच्चे के शरीर पर था। युनसु को ऐसे चुप देखकर वो उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, तुम्हें सावधानी से जवाब देना चाहिए। तो वही युनसु खुश होते हुए सोचता है, ध्यान से देखने पर उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। आखिर तुम इतने लंबे कैसे हो गए? सिर्फ 12 साल ही बीते हैं और तुम इतना बढ़ गए। क्या मुझे पहचानेगा? तभी वो कहता है, तुम इस सिचुएशन में मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम खुश हो? ये सुनते ही युनसु घबराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तभी वो गुस्से में कहता है, तुम जानवर कहेंगे, तुम मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये देखते ही युनसु अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, अब मुझे मार पड़ने वाली है। लेकिन कुछ नहीं होता। वो अपनी आंखें खोलता है और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बीच में गोसन आ जाता है। ये देखते ही वो गुस्से में उससे पूछता है, गोसन, ये तुम क्या कर रहे हो? गोसन कहता है, योर हाइनेस, प्लीज आप शांत हो जाइए। आपका कर्स हाई लेवल पर है। आपको अभी खुद को संभालना होगा। मैं इसे खुद पूछताछ करूंगा। वो गुस्से में कहता है, महान समुद्री युद्ध का अभिशाप मेरे सामने खड़ा है। ये सुनते ही युनसु हैरान होते हुए सोचता है, महान समुद्री युद्ध का अभिशाप? तभी वो कहता है, हो सकता है कि ये मुझे खुद मारने के लिए किनारे तक आया हो। ये सुनते ही युनसु हैरान होते हुए सोचता है, तो वो सचमुच राजघराने से था, इसलिए वो मरमेड से इतनी नफरत करता था। अब वो युनसु की ओर देखते हुए गोसन से कहता है, दया की भीख मत मांगो, अब हट जाओ, मैं अभी भी अच्छे से पेश आ रहा हूँ। तभी युनसु वुक से कहता है, क्या आप इस देश के क्राउन प्रिंस हैं? मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तो बस आपको डूबने से बचाया है क्योंकि आप पानी की आत्मा के वश में थे और मैंने आपके श्राप को थोड़ा सा कम भी कर दिया है। युनसु की ये बातें सुनकर गोसन वुक से कहता है, ये सच है, मुझे कोई भी बुरी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। क्या अब तुम्हारी देखने और सुनने की शक्ति पहले से बेहतर नहीं लग रही है? गोसन की ये बातें सुनकर वो कहता है, ये एक इत्तेफाक है। तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं दुश्मन की बातों पर विश्वास करूं? तब युनसु कहता है, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये सुनते ही वो वहां से जाते हुए गुस्से में कहता है, मुझे एक मरमेड की मदद की कोई जरूरत नहीं है। गोसन, उसका मुंह बंद करो और उसे कमरे में बंद कर दो। लेकिन गोसन कुछ नहीं करता। ये देखते हुए वो गुस्से कहता है, गोसन क्या हुआ? गोसन हिचकिचाते हुए कहता है, अगर मरमेड की कही हर बात सच हो तो क्या होगा? वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? गोसन कहता है,
वो नोबल मरमेड बंस का लगता है। हमारे आसपास की पूरी ऊर्जा भी अपने आप पीछे हट रही है। भले ही आप उस पर भरोसा ना करते हो माय लॉर्ड, मुझ पर भरोसा कीजिए। ये एक ऐसा बदलाव हो सकता है जो फिर कभी ना आए। ये पहले दिन की लाल पूर्णिमा की रात है। ये बात नोट कर लीजिए, एक शापित अमावस्या की रात जब आत्माएं फ्रीली घूमती हैं। अब गोसन वुक से कहता है, आपका समुद्र से सुरक्षित लौट आना ही उसकी कही हुई बातों का सबूत है। तो क्या हम? तभी वो कहता है, ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। मैं गिसाइन के घर जा रहा हूँ। मैं इस भूतों से भरी हुई जगह पर सो नहीं सकता। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनते ही युनसो हैरान होते हुए पूछता है, गिसाइन का घर क्या ये दूर है? गोसन कहता है, हाँ, पहाड़ों से नीचे गांव की ओर। युनसो पूछता है, तो फिर वो आज रात वापस नहीं आएंगे? गोसन कहता है, नहीं आएंगे। वो भूतों से घिरी हुई जगह पर नहीं रुकेंगे। वो आज रात गिसेंग के ही घर पर ही रहेंगे। ये सुनते ही युनसो वरीड होते हुए सोचता है, क्या वो वापस नहीं आएगा? नहीं, मैंने उसे जो खून दिया है वो अभी भी काफी नहीं है। अगर वो अकेला रह जाए और उसकी शक्ति खत्म हो जाए तो वो फिर से पोजेस हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये सोचते ही युनसो भागते हुए बाहर जाता है और वो को रोकते हुए कहता है, योर हाइनेस। ये सुनते ही वो रुक जाता है और हैरान हो जाता है। युनसो जोर से कहता है, योर हाइनेस, मैं भी आपके साथ गिसेंग के घर जाना चाहता हूँ और आप ना मत कहिएगा, मुझे आपके साथ जाना ही होगा। वो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, क्या मैंने कभी ऐसा पागलपन देखा है? अब नेक्स्ट सीन में वो युनसो से पूछता है, तो तुम मेरे साथ गिसेंग के घर जाना चाहते हो? युनसो कहता है, हाँ, इसके पीछे एक कारण है। ये सुनते ही वो युनसो के बढ़ते हुए कहता है, तुम कह रहे हो कि किसी मजेदार घर में जाने का एक कारण? अब ये तो इंटरेस्टिंग है। तुम पक्के रूप से ये नहीं कह रहे हो कि तुम भी ऐसी शक्ति की इच्छा रखते हो? ये कहते हुए वो उसके कपड़े को खोल देता है, जो देखकर युनसो शॉक्ड हो जाता है। वो युनसो से कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? आखिरकार तुम भी तो एक आदमी हो जो नीचे की चीजों के साथ खेलना चाहता है। ये सुनते ही युनसो हैरान होते हुए पूछता है, माफ करना, लेकिन आपका ये कहने का क्या मतलब है? और सोचता है, वो मुझे अचानक कपड़े उतारने के लिए क्यों कह रहा है? क्या मेरे कपड़े इतने खराब हैं? तभी वो उसे छूते हुए कहता है, क्या तुम जानबूझकर अनजान होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि गिसांग हाउस होता क्या है? युनसो कहता है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं अभी तक इंसानों की भाषा पूरी तरह से नहीं सीख पाया हूँ। क्या ये किसी सराय की तरह रात बिताने की जगह नहीं है? वो कहता है, ये अलग है। ये गीत, सुगंध और आनंद का मिलन स्थल है। मेरे ख्याल से संभोग है। मेरा मानना है कि जानवर जो करते हैं उसे ही मीटिंग कहते हैं। ये सुनते ही युनसो हैरान होते हुए कहता है, क्या मीटिंग? और कंफ्यूज हो जाता है, और जब उसे एहसास होता है वो ब्लश करते हुए कहता है, हाँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि लाल चंद्रमा की ऊर्जा अभी भी बाकी है, और अगर मैं आपका साथ छोड़ दूं तो बिखरी हुई आत्माएं फिर से एक साथ इकट्ठी हो सकती है। इसलिए मैं केवल आपके करीब रहना चाहता था, योर हाइनेस। युनसो की ये बातें सुनकर वो सोचता है, अब सोचा जाए तो इस मरमिट के आने के बाद से ही लहरों का दूसरा दौर थम गया है। तभी वो कहता है, कोसन कहता है, जी योर हाइनेस, ये मरमेड जिजांग में ही रहेगा। नोट कर लीजिए कि जिजांग एक बुद्धिस्ट हॉल है। वो गोसन से कहता है, ऐसी व्यवस्था करो जिससे वो मरमेड भी गिसेंग हाउस में इंटर कर सके। गोसन कहता है, जी योर हाइनेस। नेक्स्ट सीन में गिसेंग हाउस में वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो वहीं उसके सामने युनसो बैठा हुआ था और अपने सामने दो लोगों को इंटीमेट होता हुआ देख वो ब्लश करने लगता है और सोचता है, वो दूसरों के सामने इस तरह बेशर्मी से कैसे बिहेव कर सकता है। तभी युनसो कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो शर्माते हुए अपना सिर झुकाते हुए सोचता है, हालांकि मैंने ही यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट किया था। ये सचमुच बेहद शर्मनाक है। तभी बाहर से आवाज आती है, योर मैजेस्टी, हांग ब्योंग यहाँ आ गया है। ये सुनते ही वो कहता है, अंदर आ जाओ। हांग ब्योंग अंदर आता है और वुक से कहता है,
मैंने सुना है कि आज मेरे सैनिकों ने एक बड़ा अपराध किया है। हालांकि मृत्यु भी उनके पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता, फिर भी मैं योर मैजेस्टी की असीम दया के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने उन्हें बख्श दिया और मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं अपने साथ एक बहुत ही अनमोल चीज़ भी लाया हूँ। बेशक योर मैजेस्टी की संपत्ति के तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। वो उस बॉक्स को खोल के देखता है और उसके अंदर ये होता है, जिसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। वो हांग ब्योंग से कहता है क्योंकि ये आपकी भेंट है, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। तभी वो उस तोहफे को देखते हुए युनसु की ओर देखता है और कहता है तुम इसे लो और अपने पास रखो। लेकिन युनसु तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है, वो कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए वो उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? तुम इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? लेकिन जैसे ही वो युनसु की ओर देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। युनसु भी उससे किसी और के साथ इंटीमेट होता हुआ देख एक्साइटेड हो चुका था। ये देखते ही वो मुस्कुराते हुए कहता है अजीब बात है, जब मैंने कहा कि ये कपल के मिलने जुलने की जगह है तो तुमने दावा किया कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारा निचला हिस्सा काफी एक्साइटेड होता हुआ दिख रहा है। युनसु कुछ नहीं कहता, वो चुप था। ये देखते हुए वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग्स कहाँ से आई हैं, लेकिन ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हारे जैसा तुच्छ प्राणी मेरी मदद करने का साहस करेगा। ये कहते हुए वो उठकर युनसु की ओर जाता है और युनसु के पास जाकर उससे कहता है मैं ऐसी चीजों को अनदेखा नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। युनसु ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे वो चीज देते हुए कहता है अच्छी बात ये है कि यहाँ भी एक बढ़िया चीज मौजूद है। युनसु घबराते हुए पूछता है ये क्या है? तभी वो अचानक से युनसु को लेटा देता है और कहता है ये और क्या हो सकता है? युनसु वो का ये बिहेवियर देखकर घबरा जाता है। वो उससे कहता है चलो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वो युनसु को अनड्रेस कर देता है। ये देखते ही युनसु घबराते हुए कहता है योर हाइनेस प्लीज रुक जाइए। तभी वो उसका मुंह अपने हाथों से बंद करते हुए कहता है चुप हो जाओ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो अपने उन खूबसूरत पैरों का इस्तेमाल करो और बाहर चले जाओ। युनसु रोते हुए घबराते हुए सोचता है मुझे तो सिखाया गया था कि ऐसे काम सिर्फ उसी के साथ करने चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, फिर भी इतनी दूर आने के बाद भी मुझे निकाल दिया जाए। अगर आत्माएं मेरी गैर मौजूदगी में नुकसान पहुंचाएं, अगर इस बच्चे को खतरा हो तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है इसके साथ ये सब कुछ करने के अलावा। वो युनसु से कहता है अरे वाह तुम तो अच्छा कर रहे हो। युनसु घबराते हुए सोचता है हाय नहीं, ठंड है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे बड़ा है। हाँ, योर हाइनेस नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखते ही वो कहता है चिल्लाना बंद करो। अंदर जाते ही काफी तेज आवाज आती है। क्या तुम्हारा शरीर स्वभाव से ही इतना अश्लील है या फिर क्या तुम्हारा पूरा प्रजाति ही इसी आधार पर जन्म लेता है? युनसु कुछ नहीं कहता, वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, वो रो रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।